हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के जीएस स्पेशल बैच के सेशन में। तो फ्रेंड्स, यह जो बैच है आप सभी के लिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम, ग्रुप डी का एग्ज़ाम या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जहां पे आपका जीएस पूछा जाता है उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन कराता हूं। और अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 1। तो आप पूरा सेशन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि थर्म किसकी इकाई है। तो थर्म जो इकाई है वो आपकी उष्मा की इकाई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्म किसकी इकाई है? उष्मा की इकाई है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और फिर जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी तरह से आप क्वेश्चन को लिख कर याद किया करिए। लिख कर याद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए हैं, थोड़ी सी बुरावा लिखा गया है। बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए वायुमंडलीय उष्मा बर्फ तक पहुंच नहीं पाती है और बर्फ नहीं पिघलता है। इस कारण बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है। यदि वायुमंडलीय उष्मा बर्फ तक पहुंच पाती तो बर्फ पिघल जाता, जिस कारण से बर्फ को न पिघले, इस कारण बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है ताकि वायुमंडलीय उष्मा बर्फ तक ना पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, इस कारण से तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। यह इसलिए होता है कि यह गर्म होने के लिए या ठंडा होने के लिए अधिक समय लेता है, जिस कारण से तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक ऊष्मीय चालकता जो होती है वो आपकी चांदी की होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कैसा होता है? तो वह काला और खुरदुरा होता है, तो उष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है। इसी कारण आप गर्मी के दिनों में काला वस्त्र पहनते हैं या कोई भी ऐसा जगह जो कि काले रंग से पेंट किया रहता है वहाँ पे रहते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वह उष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है। और खुरदुरा जगह भी ज़्यादा आपको गर्म प्रदान करता है। और ठंडे के दिन में आप देखते होंगे अधिकतर जो स्वेटर होते होंगे वे सारे काले रंग के होते होंगे, ताकि वह उष्मा को अवशोषित करे और गर्माहट बनाए रखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक अभिक्रिया की उष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को जो उष्मा रहती है वह उस पथ पर निर्भर नहीं करती है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता हो। अभिक्रिया की उष्मा अभिक्रिया के ताप पर, अभिकारक और उत्पाद की भौतिक स्थिति तथा स्थिर ताप और आयतन पर निर्भर करती है। अभिक्रिया उष्मा अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करती है जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता हो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लिख कर याद करो, यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में 100% छपेंगे तो छपेंगे साइंस के सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कारण यह है कि मृदा जो होती है उष्मा की कुचालक होती है, जिससे भूमि के अंदर के जल की उष्मा बाहर नहीं आ पाती है और इसलिए हैंडपंप का पानी गर्म प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिस कारण अंदर से आने वाली हर एक वस्तु हमें गर्म प्रतीत होती है। और फिलहाल जो वस्तु निकल रही है वो पानी की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? सबसे ज़्यादा जलन किस चीज़ से पैदा होती है तो आपको बताना है। तो शायद आप सबको पता भी होगा, उबलता हुआ पानी जितना जलन नहीं पैदा करता, गर्म पानी जितना जलन पैदा नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा जलन भाप पैदा कर देता है, अर्थात वाष्प पैदा कर देता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक जलन जो पैदा करता है वह भाप पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है।
उष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाह करता है, इसलिए उष्मा के प्रवाह की दिशा निकायों के ताप पर निर्भर करती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को अभिवहन या एडवेक्शन कहा जाता है। अभिवहन, इसका हिंदी आपका एडवेक्शन होता है, एडवेक्शन कहा जाता है। उष्मा के क्षैतिज अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर और 1 लाइन क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, उबलता जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि? जब ये आपका क्वेश्चन है, उबलते हुए जल से ज़्यादा जलन भाप से पैदा क्यों होती है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वाष्प में वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। जैसे कि उबलते जल की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि वाष्प में अधिक उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा के रूप में होती है। और गुप्त उष्मा क्या होती है? तो गुप्त उष्मा मैं आपको एक टॉपिक करवा के दूंगा जिससे बहुत सारे चीज़ आपको कवर हो जाएंगे। गुप्त उष्मा को समझने के लिए आपको उस एंटायर टॉपिक को समझना होगा, तो मैं पूरे आपको गुप्त उष्मा बढ़ा कर दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा गुप्त उष्मा आपके लिए, तो वो टॉपिक मैं आपको संडे वगैरह को करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन सबसे ज़्यादा किसमें होता है आपको बताना है। तो संवहन जो होता है आपका केवल द्रवों और गैसों में होता है, ठोस में आपका संवहन नहीं होता है। ठीक है, ठोस में संवहन नहीं होता है। संवहन किसी द्रव अथवा गैस के अणुओं के संचार के कारण होता है, इसलिए संवहन की प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है। तो द्रव और गैसों के अणुओं में ही संवहन होता है, इसलिए ठोसों में संवहन नहीं होता है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे सेशन के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना हो वो बेहिचक दे, और मेरे करंट अफेयर्स के मॉर्निंग के सेशन को भी ज्वाइन जरूर करें बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। जीएस और मॉर्निंग के सेशन में करंट मैं आपको बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ, तो ज़रूर ही उस सेशन को ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है ये आपको बताना है। तो द्रव आपका अल्कोहल का वाष्पन जो होता है वह काफ़ी तीव्रता से होता है। यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम होता है तो वह शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाता है। अल्कोहल का क्वथनांक की अगर बात करें तो वह 79 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिए गए विकल्प में जो कि सबसे कम क्वथनांक का द्रव है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अल्कोहल जो है इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को जो कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन गैस फ्लेम का सबसे गर्म भाग होता है। यह ज्वाला का बाह्यतम भाग होता है जहाँ पे जो प्रकाश नहीं होता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं निकलता। आप किसी चीज़ की लौ को जलते हुए देखेंगे, यानी मान लो मोमबत्ती की लौ को अगर आप जलते हुए देखते हो ना, ये क्या होगी, स्क्रीनशॉट लिया गया कोई नहीं। चलिए मैं क्या बता रहा हूँ, किसी चीज़ की लौ इस तरह से होती है। ठीक है, तो जलते हुए देखोगे तो यहाँ पे जो आपका रहेगा वहाँ पर एक काला रंग का प्रतीत होगा। अब गौर करना, मोमबत्ती की लौ हो या किसी चीज़ लालटेन की लौ हो, उसके नीचे में आपका काला रंग का प्रतीत होगा, यही आपका नॉन लूमिनस जोन होता है। और इसी में सबसे गर्म होता है आपका यही पार्ट, ज्वाला का सबसे गर्म होता है। यहाँ पर आप उंगली डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, जबकि ऊपर में जो पीला रंग का आपको दिख रहा होगा इस पर डालोगे तो उतना गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी क्या है यह आपको बताना है। तो पृथ्वी जो है उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। सभी खराब अवशोषक खराब विकिरक होते हैं, इसलिए पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक है, तथा सभी खराब अवशोषक खराब विकिरक भी होते हैं, इसलिए खराब विकिरक भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, धातु की चायनानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातु की चायदानियाँ होगी, यहाँ चायनानियाँ लिखा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये हमारे टाइपिंग करने वाले भैया से, तो भैया आप सुधार करो, इसमें चायदानी को चायनानी बना दोगे। चलिए, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? तो लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इस कारण धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं ताकि वे गर्म न हो, जिससे चाय छानने में हमें मदद मिले। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतले कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है?
तो शीतकाल में हमें एक अधिक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज गर्म इसलिए रखती है कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, आप इसकी व्याख्या सुनिए कि दो पतली कमीजों के बीच फंसी हुई हवा उष्मा की कुचालक की तरह कार्य करती है तथा शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। इसलिए दो पतली कमीजें मोटी कमीजों की अपेक्षा में शरीर को अधिक गर्म प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य की उष्मा जो होती है पृथ्वी तक किस तरह पहुंचती है, तो वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। विकिरण उष्मा का संचार तरंगों के रूप में होता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है, जिसमें उष्मा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। यह किस तरह से यात्रा करती है, तो यह प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है। ऊष्मीय विकिरण का अमान्य लक्षण है। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की गति से प्रवाह नहीं करता। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश की गति से प्रवाह करता है, यानी कि यह इसका अमान्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए लेकिन विद्युत का खराब चालक होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका अभ्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अभ्रक। अभ्रक उष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि अभ्रक में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस कारण वह विद्युत का कुचालक हो जाता है और उष्मा का चालक बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके आज के 20 क्वेश्चन का कोटा पूरा हुआ। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ यही जीएस का फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर। फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन केमिस्ट्री, फिर उसके नेक्स्ट दिन बायोलॉजी, फिर से हम अपने आ जाएंगे अपने फिजिक्स का सेक्शन पे। तो आप सेशन को बहुत ही मज़े से पढ़िए और मज़े से याद करते जाइए, लिख लिख कर याद करिए, मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तो उसे भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।